हम भी गुड इवनिंग, राधे राधे। 20 नंबर की क्लास जो है आज अपने स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, है ना। 19 क्लासेज जो है अभी तक अपन ने पूरी कर ली। आज के जो प्रश्न होंगे अपना स्टार्टिंग होगी वो होगी दोस्तों 851 से लेकर के 900 तक आज अपन चलेंगे दोस्तों। 851 से 900 नंबर तक के क्वेश्चन आज अपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों। भले रीड आगे बढ़ गई है या कुछ भी हो गया ना, अपनी रफ्तार के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। अपनी जो रफ्तार है वो की वो बनी रहेगी। जो अपन 50 प्रश्न प्रतिदिन के करवा रहे हैं ना, वो 50 के 50 प्रश्न चलेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कम कर दूंगा, हालांकि कम करने का प्लान तो है, लेकिन उसमें क्या होगा, कम करने का मेरा प्लान है, मैं कम करूंगा प्रश्न, लेकिन जब समझाने जैसे प्रश्न होंगे ना तब 25-25 प्रश्न लेकर के आएंगे। बाकी समझाने जैसे नहीं होंगे ना तब अपन क्या करेंगे कि 50-50 प्रश्न जो अपने चल रहे हैं ना वो चलते रहेंगे, प्रश्नों में कोई रुकावट नहीं आएगी दोस्तों। तो 50-50 प्रश्नों की श्रृंखलाएं अपने चल रही थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भाई जल्दी से जल्दी ना ये 2100 प्रश्न पूरे हो जाएं। जैसे ये 2100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, टाइम शेड्यूल यही रहेगा 9 से 10 दोस्तों। ये अप्रैल का महीना अपन क्या करते हैं, इस अप्रैल के महीने के अंदर अपन इस टीचिंग मेथड्स को फ्री कर देते हैं। सारी की सारी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, हिंदी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत, सबकी टॉपिक वाइज है ना, एक एक सीरीज के साथ में, एक एक टॉपिक के साथ में थ्योरी भी पढ़ लेते हैं और 2100 प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। अप्रैल में ये काम पूरा कर देते हैं। फिर अपन के पास में बचेगा मई पूरा का पूरा। तो मई के अंदर अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी की लगभग पूरी की पूरी थ्योरी, और साथ साथ में पढ़ लेंगे ना थोड़े बहुत टीचिंग और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी। फिर अपन के पास में बचेंगे जून के 20 दिन। तो 5 दिन तो मैं आपको तैयारी के लिए दे दूंगा। जो 15 जो जून बचेंगे ना, उसमें अपन मैराथन क्लासेस चलाएंगे पूरी की पूरी, वापस समरी और क्वेश्चन के साथ में सब कुछ कंप्लीट। तो अपन चाहते हैं कि ना साइकोलॉजी और रीड का लगभग कितना हो जाए। मेरा तो मेन टारगेट भाई पेडागोजी है, 50 नंबर का है ना, लेकिन साथ साथ में आपकी डिमांड के हिसाब से मैं साइकोलॉजी भी लेकर के आऊंगा, थोड़ी बहुत आपकी साइकोलॉजी भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो साइकोलॉजी को हम तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये 2100 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते हैं। तब तक आप अपने मेरे साथ में बने हुए रहेंगे, मैं आपको थ्योरी वोरी पूरी की पूरी करवा देता हूं। और आगामी प्लानिंग मैंने आपको बता रखी है कैसे क्या क्या आने वाला है दोस्तों। तो आगामी प्लानिंग की अपन बात करें कि आगामी समय में अपने साथ में क्या क्या होने वाला है, तो देखो सबसे मेन जो होने वाला है, अपन अब क्लासें लाने वाला हूं। एक तो मैं थ्योरी की क्लासें लाने वाला हूं। थ्योरी की क्लासों के साथ साथ में मार्कर के क्या हो गया अभी, आज थ्योरी की क्लास के साथ साथ में थ्योरी की क्लासेस लाने वाला हूं दोस्तों। और थ्योरी की क्लासेस के साथ साथ में अपन विधियों की अलग से क्लासेस, विधियों की अलग से मतलब एक एक विधि आपको अलग, समस्या समाधान विधि, उद्बोधन विधि, ये रही विधियों के साथ में अलग अलग विधि, जितने भी विधि है ना सारी मैं आपको अलग अलग कराऊंगा। जैसे आप मानिए कि समस्या समाधान विधि आ गई, आपकी प्रयोगशाला विधि आ गई, आगमन विधि आ गई, निगमन विधि आ गई, हर विधि का अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि विधि आप जितनी जो जिस आधार पर पढ़ना चाहे उस आधार पर उसको पढ़ सकता है। साथ में थ्योरी की क्लासें लगाऊंगा अभी टॉपिक वाइज, गणित की कौन सी, सामाजिक की कौन सी, है ना, विज्ञान की कौन सी, सारी की सारी मैं थ्योरी, 2100 प्रश्न, टॉपिक वाइज सब कुछ मैं लेकर के आ जाऊंगा दोस्तों। और कब कौन सी क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, 9 की 10 का तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। बाकी प्रतिदिन कौन सी क्लास कितनी बजे आएगी इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम से मिलेगा। मेरा टेलीग्राम का जो अकाउंट है वो भी इसी नाम से, कन्हैया एजू सेंटर। वहां पे आपको ना प्रतिदिन इसका टाइमिंग मिल जाएगी, कितनी बजे कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास आने वाली है। आप जुड़ करके उस क्लास को देख सकते हो। यहाँ अगर लाइव नहीं आना चाहोगे, टाइम की कमी है कि हम लाइव आकर के नहीं देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिले ना तब देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइव आकर के ही देखें, इससे कोई वो नहीं है, बस देखिए जरूर, क्योंकि आपके काम की चीजें और आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगी दोस्तों। तो ना थ्योरी की क्लासें लाने वाले हैं, साथ में वीडियो की क्लास लाने वाले हैं। 2100 प्रश्न होने के बाद में साइकोलॉजी के साथ में अपन थोड़ी सी मस्ती स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ में साइकोलॉजी के क्वेश्चन लाने स्टार्ट कर देंगे। और फिर ना अब मई के अंदर अपन साइकोलॉजी थोड़ी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए ना, जितनी आप साइकोलॉजी पढ़ सक रहे हो ना उतना पढ़ते रहिए। मैं लेकर के आऊंगा एक क्रैश कोर्स के रूप में कि किसी तरीके को कम से कम टाइम में आपको अच्छी से अच्छी चीज पढ़ा दूं, तो वो साइकोलॉजी मैं लेकर के आ जाऊंगा। आप शिक्षण वीडियो की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अपना अप्रैल के अंदर इन शिक्षण वीडियो को निचोड़ देंगे। इसके अप्रैल के बाद में शिक्षण में कुछ बचेगा ही नहीं बाहर से पढ़ने का। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपके एक बार शिक्षण वीडियो पढ़ो, इस हिंदुस्तान की कोई सी भी टेट दे दो, आपका सब जगह से मामला खत्म, कोई दिक्कत होने वाली जैसी बात नहीं है दोस्तों। तो यहां तक आपको क्या करना है, मेरे साथ में बने हुए रहना है दोस्तों। तो ये रहा अपना आगामी प्लान। बस इसका जो डिटेल है ना वो कहां मिलेगी आपको दोस्तों, डिटेल मिलेगी आपको है ना टेलीग्राम पे। भाई कहां मिलेगी आपको, टेलीग्राम किस नाम से है, उसी नाम से है दोस्तों, कन्हैया एजू सेंटर के नाम से अपना टेलीग्राम बना हुआ है। तो मैं सारी की सारी विधियां आपके साथ में लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए अपन बिना टाइम गंवाए, जो आपको पता है कि हम बात करते नहीं है, अपना लक्ष्य अलग है, अपन उसी लक्ष्य को देते हैं।
ये देखिए आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों अब अपन जो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं ना वो सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, थोड़े मिक्स भी होंगे, और सी टेट में जितने भी प्रश्न आए, क्योंकि सी टेट वाले प्रश्न रीट में आने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो दोस्तों सी टेट में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पहले 2-3 दिन के अंदर है ना उन प्रश्नों को एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे 50-50 प्रश्नों के माध्यम से। तो 200-400 प्रश्न अपन वो सोल्व करेंगे जो सी टेट में आए हुए। तो हो सकता है प्रश्न थोड़े सिंपल भी आए, कठिन भी आए, जो आ गए प्रश्नों में एग्जाम में आ गए उनका तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे भी प्रश्न आए होंगे ना उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न यह रहा कि उद्देश्य का निर्माण निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाए। उद्देश्य का आप निर्माण कर रहे हो, आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए भी? बालकों का स्तर, बालकों की रुचि, बालकों की क्षमता या उपयुक्त सभी। यह क्या पूछ रहा है? बालकों के उद्देश्य का यदि आपको निर्माण करना है तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे? ये पूछ रहा है बालकों के स्तर का ध्यान रखोगे, बालकों की रुचि का ध्यान रखोगे, बालकों की क्षमता का ध्यान रखोगे या सभी का ध्यान रखोगे? दोस्तों रुचि अपने आप में एक अलग से उद्देश्य है, रुचि अपने आप से एक अलग में उद्देश्य है, तो इसको तो काट दो, ये तो नहीं होगा दोस्तों। अब ये नहीं हो रहा है ना तो ये उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, बालकों की क्षमता और बालकों का स्तर। दोस्तों बालकों की क्षमता का पता तब लगता है जब आप शिक्षण करवा देते हो। अभी आपने शिक्षण करवाया नहीं तो क्षमता का कैसे पता लगेगा? उद्देश्य का निर्माण कर रहे हो, क्षमता के बालक की सीखने की कितनी क्षमता है ये शिक्षण कराने के बाद चलेगा, लेकिन उद्देश्य निर्माण की बात कर रहा है। उद्देश्य का निर्माण शिक्षण करवाने से पहले होता है, तो पहले की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है तो पहले की बात कर रहा है दोस्तों। तो बालकों का स्तर क्या ध्यान में रखना है आपको? ये भी नहीं होगा, बालकों की क्षमता भी नहीं होगा दोस्तों। बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? उद्देश्य का निर्माण करना है दोस्तों। किसका ध्यान में रखते हुए? बालकों का स्तर ध्यान में रखते हुए। तो सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? ये ए वाला सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए वाला क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा, बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, कोरोना, ये थोड़ा लेटेस्ट प्रश्न आ गया भाई ना। कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन, एक चैनल का नाम है भाई दूरदर्शन, उस पर चलता है डीडी राजस्थान पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम था? जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में क्या किया कि राज्य सरकार ने एक शिक्षा के माध्यम से, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रम चलाया था दूरदर्शन पर। उस दूरदर्शन के कार्यक्रम का क्या नाम था ये पूछ रहा है दोस्तों। हालांकि ये करंट जीके का प्रश्न है, अपने आने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये पता होना चाहिए आपको। शिक्षा दर्पण, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन या शाला दर्पण। दोस्तों मुझे पता है आपको इसकी जानकारी होगी तो इसका सही उत्तर दे पाओगे दोस्तों। उस कार्यक्रम का जो सही नाम है ना दोस्तों वह है आपका शिक्षा दर्शन। क्या नाम है दोस्तों? शिक्षा दर्शन। कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन डीडी राजस्थान पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है दोस्तों? उस शिक्षा कार्यक्रम का नाम है दोस्तों आपके सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा दर्शन। ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बालक के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। बालक के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। क्या पूछ रहे हैं? बालक के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल। उपयुक्त स्थल का मतलब क्या होता है? जहां पे आप मानसिकता की पहचान कर सकते हो। हाँ, यहां पे मानसिकता का सही पता चलता है कि बालक की मानसिक लेवल क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। कहां पता चलता है भाई? विद्यालय में, पड़ोस में, परिवार में या समाज में? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, विद्यालय है, पड़ोस है, परिवार है, समाज है, यहां से बच्चा भले सीखना आरंभ कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में बच्चा क्या कर रहा है, उसका मानसिक स्तर कितना है, वो कितना दिमाग से सोच सकता है, उसके दिमाग का लेवल क्या है, ये कब पता चलता है? जब वो विद्यालय में जाकर के शिक्षण कार्य करने लगता है, तभी उसके वास्तविक IQ का पता लगता है। तो ये पूछ रहा है बालक के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल कौन सा है? मानसिक कौशल का पता कहां से बालक मानसिक दिमाग लगा करके काम करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों? मानसिक कौशल का विकास कहां प्रारंभ हो जाता है? तो उपयुक्त स्थल, सही जगह कौन सी है जहां पे मानसिक स्तर सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो वो सही जगह आपकी ये है, विद्यालय दोस्तों। कौन सी होगी आपकी? विद्यालय। ये पड़ोस, परिवार या समाज नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके ए सही उत्तर होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, गणित शिक्षण। अरे हाँ, बच्चे मैसेज कर रहे थे आज ना मुझे कि सर आप जब से पढ़ाने लगे हो ना, आप 800 प्रश्न हो गए, 850 प्रश्न हो गए ना, आज के बाद हमारा लेवल अब अच्छा हो गया कि हम 35 से 40 प्रश्न क्या कर पा रहे हैं भाई? सही कर पा रहे हैं। वो कह रहे कि हम ऑप्शन काटना भी सीख गए, सही उत्तर की पहचान करना भी सीख गए। और मैं चाहता भी यही हूं कि आप बस उत्तर की पहचान करना सीख जाएं और ऑप्शन काटना सीख जाएं। मेरा कदापि ये लक्ष्य नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक याद करना सीख जाएं। मेरा बस ये कि सही उत्तर की पहचान करना सीख जाएं, बस वही आपको सफलता दिला सकती है। वहां पे मेहनत आपकी कम लग सकती है दोस्तों। और आप ये सीख रहे हो ना, ये मुझे बड़ा प्रसन्नता मिल रहा है कि आप धीरे धीरे ऑप्शन काटना सीख गए। और देखना 2100 प्रश्न होते होते आप ऐसे ऑप्शन काट लोगे, प्रश्न पढ़ा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ यही होगा, दिमाग से पता चल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे होगा और कैसे नहीं होगा।
तो ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और होली तुरंत तुरंत गई है ना, थोड़ा सा नर्वस है ना, हमें भी जोश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप जैसे जैसे बढ़ी है हमारे साथ में, तुरंत हम धीरे धीरे है ना वापस उसी रंग में आ जाएंगे जैसे पहली क्लासों में थे। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मैथ्स का गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? सवाल हल करने की क्षमता का। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, मैंने कहा ना मैं सीटेट वाले प्रश्न लेकर के आ रहा हूं भी, कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों ठीक है, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना भी एक तरीके से एक भाग हो सकता है दोस्तों, है ना। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना भी क्या हो सकता है? एक प्रकार से एक भाग हो सकता है। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ये ठीक, इसको डोट लगी है। ये कह रहा है समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। देखो गणित शिक्षण की समस्याएं बालक हल कर सकता है, सारी समस्याएं तो कैसे हल करेगा? ये इसका उत्तर नहीं हो सकता भाई। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, क्या गणित केवल और केवल ऐसे ही पढ़ी जाएगी कि आप केवल सवाल करो और कोई इसका उपयोग नहीं है क्या? ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये कह रहा सूत्र याद करने की क्षमता, अरे सूत्र से क्या लेना देना, गणित व्यवहारिक के, है ना, तो ये भी नहीं है दोस्तों। ये कह रहा है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालक तर्क के साथ में सोचे, एक अच्छे तरीके से अच्छे ढंग के साथ में सोचे, चिंतन करे, बालक मनन करे, अपने दिमाग का है ना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। इसीलिए क्या पढ़ाई जाती है बालकों को? गणित पढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? आपके सी, कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ग्रह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ग्रह कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? ग्रह कार्य देना अति आवश्यक है, ग्रह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ग्रह कार्य बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार ग्रह कार्य दिया जाना चाहिए, या ग्रह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है? जी बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है ग्रह कार्य देना अति आवश्यक है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ग्रह कार्य मत दो ना किसी भी तरीके से बालक को, भाई आपको पाठ की पुनरावृत्ति करानी है, आप ग्रह कार्य नहीं देख करके आपके पास में यदि दूसरा कोई प्लान है जो पाठ की पुनरावृत्ति करा सकता है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको ग्रह कार्य दो, ये नहीं हो सकता दोस्तों। ग्रह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अरे अभिभावक कैसे करेंगे? ग्रह कार्य तो कौन करेगा? बालक ही करेगा, स्वयं करेगा, तो इसमें अभिभावक का कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ग्रह कार्य दिया जाना चाहिए, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ग्रह कार्य दिया जाना चाहिए, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है अपन को। ग्रह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, जी बिल्कुल नहीं है। केवल अभ्यास थोड़ी, जो आपने कक्षा में पढ़ा है उसका अभ्यास है, बिल्कुल नहीं। ग्रह कार्य का मुख्य उद्देश्य की पाठ की पुनरावृत्ति करना, जो आपने सिखाया ना बालक घर जाकर के उसको वापस पढ़े, इसके लिए आप उसको क्या दे रहे हो? ग्रह कार्य दे रहे हो। तो एकमात्र अभ्यास नहीं हो सकता दोस्तों। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। अरे दोस्तों यार 10-10 घंटे की ना क्लास ले लेकर के 11-11 घंटे पढ़ा करके ना मेरी खुद की जो आवाज है ना धीरे धीरे बिगड़ती, उच्चारण क्षमता जो है ना धीरे धीरे अशुद्ध होती जा रही है ना। इसलिए आज से ना वापस कोशिश में रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उच्चारण शुद्ध कर सके दोस्तों ना। अशुद्ध उच्चारण को धीरे धीरे बंद कर। अशुद्ध का मतलब क्या? तेज बोलते ना 10 घंटे तक बोलते रहते ना, फिर एकदम जुबान भी थक जाती है। अपनी जुबान भी एक शरीर का भाग, एक अंग है, तो थकेगी ना। तो थकने के बाद में कभी कभी ना क्या बोलना चाहिए और क्या निकल जाता है, स्पष्ट नहीं निकल पाता है। आज से वापस ये प्रैक्टिस रहेगी, उच्चारण शुद्धता होनी चाहिए जीवन में। आप भी याद रखना, शिक्षक बनने जा रहे हैं ना तो ध्यान में उच्चारण शुद्धता आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब जिस अध्यापक की उच्चारण शुद्धता नहीं होगी ना, वो जीवन में कभी भी एक अच्छा अध्यापक नहीं बन पाएगा दोस्तों। उच्चारण शुद्धता के लिए ना क्या करना, थेरेपी होती है, जैसे आज मैं कर रहा हूँ ना, ये थेरेपी, मतलब ध्यान रख रहा हूँ कि हाँ मुझे कहाँ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ जोश में बोलना है, कहाँ आवाज लिमिट रखनी है दोस्तों। तो आपको भी जीवन में ऐसा कभी मौका उच्चारण शुद्धता आपने किया था, आपको बताया था ना मैंने, मौखिक कौशल के अंदर क्या करना चाहिए, बोलने के कौशल को विकसित करने के स्वर यंत्रों की साधना करनी चाहिए दोस्तों। ये क्या है? स्वर यंत्रित ना, किसको बना बना करके धीरे धीरे जमा जमा करके बोले आप। कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण जो आप कराते हो उसमें पाठ्य पुस्तक क्या है? एक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, एक साध्य है या एक साधन है? दोस्तों अनावश्यक तो नहीं है, एकमात्र संसाधन है, मतलब इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत सारे और से उपागम होते हैं जिनका अपन प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं है भाई। साध्य है, साध्य का मतलब सब कुछ यही है जो है, इससे आप ना प्रखर बन जाओगे। पाठ्य पुस्तक के अलावा और किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। यह एक साधन है ना। शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारे, आप अपने आप को अधिगम करने में बहुत सारे साधनों की मदद लेते हो, उसमें से एक साधन क्या है? आपका पाठ्य पुस्तक भी है दोस्तों। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन के रूप में दोस्तों। न तो ये एकमात्र साधन है, न ये अनावश्यक है और न साध्य है दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे इसके गलत, और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ये क्या है भाई? एकमात्र साधन है दोस्तों। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। बच्चों को
बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। एक बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हो ना, आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हो, लेखन कौशल का विकास करना सिखा रहे हो, तो एक कौन सी विधि है जो बच्चे के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट हो सकती है दोस्तों। तो ये कह रहा है सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना। भाई बच्चों के लेखन कौशल की बात हो रही है, लिखने का कौशल, वो लिखते समय कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो शब्दों को कितना सही क्रम दे सकता है, वो वाक्यों का कितना सही क्रम बना सकता है, वो एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में कैसा सामंजस्य स्थापित कर सकता है, तब पता चलेगा कि उसमें लेखन कौशल कितना अच्छा है। अब ये कह रहे हैं पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना, उत्तर बालक ने रट रखे होंगे, उत्तर की भाषाएं बालक को पहले से आती होगी, यदि वो वही लिखेगा ना तो लेखन कौशल का विकास कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता दोस्तों। देखो श्रुति लेख भी नहीं होगा, बालक सुन करके लिख रहा है, अध्यापक बोल रहा है भाषा, तो फिर बालक कहाँ सोच रहा है अपने दिमाग के अंदर, शब्द तो अध्यापक बोल रहा है ना, केवल लिख रहा है ना। हाँ लेखन कौशल हस्तलिपि सही हो सकती है उसके द्वारा, है ना, आपकी हैंडराइटिंग सुधर सकती है आपके द्वारा, है ना, श्रवण कौशल का विकास हो सकता है उसके द्वारा, लेकिन लेखन कौशल का कैसे होगा। लेखन कौशल का तब होगा जब अपने विचार आप अपने अंदर अपने हिसाब से किस शब्दों का प्रयोग करो, अपने दिमाग से शब्दों को सोचो। ये कह रहा है अपने अनुभवों को लिखना, इसको नोट करो। सुंदर लेख अभ्यास ये भी नहीं होगा दोस्तों, अपने अनुभवों को लिखना बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा देखिए, बालक यदि अपने अनुभवों को स्वयं लिखेगा ना तो वो क्या करेगा, लिखते लिखते ना अब खुद वर्ड को सोचेगा, शब्दों को खुद सोचेगा, शब्दों का अनुसरण करेगा, शब्दों को लिखेगा, वाक्य को वाक्य के साथ में संबंध स्थापित करेगा। ये सारा काम किसके द्वारा करा, जब बालक अपने अनुभवों को लिखेगा। ये तो यही तो कह रहा ना, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है दोस्तों, अपने अनुभवों को लिखना। ये बी वाली जो विधि है ना सबसे बेहतर है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है ना। सबसे बेहतर कौन सी है आपकी, बी वाली सही होगी दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहानी सुनाने से, क्या पूछ रहा है आपके, कहानी सुनाने से, हाँ ये प्रश्न कुछ एक हैं जो पहले आ चुके वापस रिपीट हो रहे दोस्तों, कोई बात नहीं। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्र होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। देखो चारों के चारों ऑप्शन सही है भाई, कहानी सुनाओगे ना ये चारों की चारों घटनाएं बच्चों के साथ में घटती हैं। लेकिन ये पूछ रहा है भाई सुनाने से बच्चे अनुशासित रहते हैं, हाँ बिल्कुल रहते हैं, कक्षा एकाग्र होकर शांत बैठी रहती है, बिल्कुल बैठती है, बच्चे प्रसन्न भी रहते हैं। अब इनका वेटेज देखिए दोस्तों, बच्चे अनुशासित कब बैठे, बच्चे कक्षा में एकाग्र होकर शांत बैठते हैं, ये भी ठीक है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन पहले वाला जो है ना, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये सबसे बेहतर है ना। इन तीनों में से यदि चारों में से अगर वेटेज देखा जाए ना, कौन से ऑप्शन का सही होगा, तो इस वाले ऑप्शन का वेटेज क्या है, सबसे अधिक है कि बच्चों कहानी सुनाएंगे, बच्चे कहानी कैसी होती है, काल्पनिक होती है। बच्चे की कल्पना शक्ति, बालकों आप कल्पना के द्वारा जो कहानी बच्चों को सुनाते हो ना, बच्चे उसके ऊपर मंत्रणा करते, बच्चे उनके ऊपर तर्क चिंतन करते दोस्तों। तो कल्पना और शक्ति चिंतन का विकास करना, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक दोस्तों मैं आपको सूचनाएं और दे देना चाहता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, आजकल अपने देखो टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी क्विज चलती है। अब टेलीग्राम पे आपने बहुत सारे पेज है ना लाइक कर रखे होंगे, तो बहुत सारे क्विज चलती है, अपने चैनल पे भी कभी कभी कोई डाल देता है, तो मैं उसको वापस डिलीट कर देता हूं। दोस्तों देखिए कुछ लोग क्या होते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि एक ग्रुप बना लेते हैं, वो क्या करते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं तो वो सीटें काटने के चक्कर में रहते हैं, वो क्विज के चक्कर में क्या करते हैं कि आप लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्विज डालेंगे, आप लोग 50-100 प्रश्नों में उलझे हुए रहेंगे और प्रश्न ऐसे डालेंगे जो आपको भ्रमित करने वाले हो। कभी प्रश्न गलत होगा, कभी ऑप्शन सही नहीं होगा, कभी ऑप्शन सही होगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, आप उसमें अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें दोस्तों। ऐसे लोग होते हैं, जो लोग आपके साथ में है ना, आपको पता है ना, दो तरह के लोग होते हैं ना भाई, एक तो सामने से युद्ध भी करते हैं और पीठ पीछे वार करने वाले भी होते हैं। ये पीठ पीछे जो वार करने वाले होते हैं लोग, ऐसे गेम खेलेंगे आपके साथ में ताकि आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े और क्या हो जाए, वो भ्रमित हो जाएं और वो अपनी सीट आराम से निकाल ले दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अपने टेलीग्राम के ऊपर कोई सी भी क्विज दे रहे हो, यूट्यूब के ऊपर कोई सी भी क्विज दे रहे हो, पहले उसकी प्रमाणिकता देख ले, किस प्रमाणिकता के आधार पर वो प्रश्न लेकर के आ रहा है, वास्तविकता में सही है या नहीं है, उस चैनल का वजूद क्या है, वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या नहीं है, पूरी डिटेल अगर आपको सेटिस्फाइड होना तब जाकर के आपको क्विज देनी है, बाकी कभी भी मत करना। मैंने कल परसों ऐसे टेलीग्राम पर देख रहा था, तो मुझे 2-4 एक क्विज मैंने भी स्टार्ट की थी, मैंने देखते थे बच्चे कैसे क्विज करवाते हैं, तो मैंने 25-30 कहते हैं, तो 30 के 30 क्वेश्चन क्या थे भाई, गलत थे। तो कोई प्रश्न गलत था, किसी के ऑप्शन गलत थे, किसी के ऑप्शन सही थे, किसी का प्रश्न गलत था, किसी ने प्रश्नों की भाषा ही कुछ और दे रखी थी, प्रश्न कुछ और पूछ रहा था, ऑप्शन किसी और के डाल रखे थे। तो मैंने लगा कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, आपके असफलता के कारण बन सकते हैं। किसी भी चीज पर विश्वास करना बड़े सोच समझ करके करना है आपको, है ना, तो ऐसे कम ध्यान देना है दोस्तों। तो अगर अपने सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं 2100 प्रश्न आपको यहां से करवा रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है ना दोस्तों। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ये पूछ रहा भाई। एक समावेशी कक्षा के अंतर्गत
कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यानी कि एक समावेशी कक्षा के अंदर कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का मतलब सही नहीं है, बाकी तीनों सही होंगे। देखते कौन सा प्रतिकूल नहीं है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा का विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, यह भी सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अब देखिए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये क्या मतलब? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। कोई चीज आपके सामने प्रिंट की हुई है, उसको देख करके यदि आप भाषा सीख रहे हो ना, इससे माहौल अच्छा होता है, बिल्कुल। ये तो अनुकूल है, प्रतिकूल कैसे होगा? भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल परिवेश में। सामाजिक भी एक परिवेश है, विद्यालय भी एक परिवेश है, परिवार भी एक परिवेश है, बिल्कुल भाषा परिवेश में ये भी अनुकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बच्चे ने यदि मातृभाषा सीख रही है ना, उसके आधार पर जो आगे वाली जो भाषा सीखेगा उसके आधार पर नियम बना देगा, कुछ न कुछ संबंध स्थापित कर सकता है, ये भी सही। ये कह रहा है व्याकरण नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, नहीं होता है दोस्तों। भाषा विकास के लिए व्याकरण सीखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, भाषा जो चलती है वो कैसे चलती है? पूर्ण से अंश की तरफ चलती है दोस्तों। उसमें क्या होता है, आपको पहले भाषा सीखना पड़ा। समग्र भाषा का सिद्धांत क्या कहता है? पहले भाषा पूर्ण रूप से सीखो, फिर उसके एक एक अंश सीखो। अब समग्रता के सिद्धांत की बात करिए कि पहले आप लोगों को हिंदी पढ़ना सिखा दो, हिंदी समझना सिखा दो, व्याकरण का भाग उसको बाद में सिखाना। ये समग्र भाषा का सिद्धांत कह रहा है ना। अब ये कह रहा है व्याकरण नियम सिखाने से बच्चों में भाषा विकास शीघ्रता से होता है, नहीं होता है। आप पहली वाली कक्षा, पहली वाले बच्चों को ना पहले व्याकरण पढ़ाना सिखाओ, पढ़ाओ, संधि पढ़ाओ, समास पढ़ाओ, उपसर्ग पढ़ाओ, प्रत्यय पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जब तक उसको भाषा नहीं आएगी तब तक व्याकरण के नियमों को पढ़ ही नहीं सकता है दोस्तों। तो व्याकरण भाषा क्या हो सकती है? उससे अच्छी हो सकती है, श्रेष्ठता लाई जा सकती है। लेकिन ये कह रहा है समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ये नहीं है दोस्तों। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता से होता है, नहीं होता है। व्याकरण के सिद्धांत से भाषा का शीघ्रता से विकास नहीं हो सकता। ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है भाई? बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं शक्ति के अनुसार अपनी बात कह सकता है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ये कह रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी बोलते हो उसमें से सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? मधुर वाणी। ये भी जरूरी है दोस्तों, मधुर वाणी होनी चाहिए। मधुर वाणी किसकी होती है दोस्तों? अरे ध्यान रखना दोस्तों, मधुर वाणी तो औरतों की होती है। किसकी होती है भाई? मधुर वाणी जो होती है वो औरतों की होती है। लेकिन एक ध्यान रखना भाई, औरतों की जो आवाज है ना, ज्यादा देर तक कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है दोस्तों। ये कारण है भाई, सुनने में औरतों की आवाज, जो महिलाओं की जो आवाज होती है, पहले सुनने में अच्छी लगती है, धीरे धीरे वो कर्कश होती चली जाती है। लेकिन पुरुषों की जो आवाज होती है ना, सुनने में पहले भले ही अच्छी न लगती हो, लेकिन धीरे 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 क्या होती है, वो अच्छी लगने लग जाती है और सामंजस्य स्थापित कर लेते हो। ये कारण है दोस्तों। इसीलिए आपने देखा होगा ना, कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़ा होता है ना, पति घर से बाहर चला जाता है, पत्नी कभी घर से बाहर नहीं जाती। कारण क्या है? वो परेशान होकर के नहीं जाता है, वो आवाज है, ज्यादा देर तक नहीं सुन पाएगा। दो महिलाएं यदि आपस में सड़क पर झगड़ रही ना, उनके झगड़े को आप ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। लेकिन कोई दो पुरुष झगड़ रहे ना, उनके झगड़ों को आप पूरा दिन देख लोगे, क्योंकि वो आवाज आपके कानों को है ना दर्द नहीं देगी, आपके कानों को परेशान नहीं करेगी। महिलाओं की जो आवाज है शुरू में मधुर लगती है, लेकिन धीरे 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 ना एकदम चिड़चिड़ा हो। इसलिए आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर जितने भी होते हैं ना, जो आपको तैयारी करवाते हैं, वहाँ महिलाएं बहुत कम होती। अरे ऐसा नहीं करेंगे उनके पास में ज्ञान नहीं है, महिलाओं के पास में भी ज्ञान बहुत अच्छा होता है, वहाँ बाकायदा पुरुषों से भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन उससे क्या है कि उनकी ये मनोवैज्ञानिक कारण है। महिलाओं की आवाज़ पहले सुनने में पहले अच्छी लगती है, कुछ देर तक जब लंबे अगर सुनना है ना तो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। लेकिन पुरुषों की आवाज़ पहले आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबा सुनना है ना तो आप उसको क्या करोगे दोस्तों, सुन लिए जाओगे। इसलिए जो 10-10, 15-15 घंटे क्लास है ना, पुरुष आराम से ले लेते और बच्चे बैठ करके क्या करते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन कोई बहन जी या कोई मैडम है ना, वो 3 घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास लेकिन धीरे धीरे क्लास खाली होने लग जाएगी। कारण ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रही, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण है ये, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, मधुर वाणी, फिर संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। दोस्तों बोलना कौशल में अलंकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक है, इतना खास नहीं है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मधुर वाणी का इतना रोल नहीं है। संदर्भ एवं स्तुति के अनुसार अपनी बात कह सकना, कहाँ पे कैसा वातावरण है, कहाँ पे कैसी परिस्थिति है, वहां पे आपको किस तरीके से बोलना है, यह कला यदि आपको अंदर आती है तो आपके बोलना कौशल एकदम परफेक्ट है। जैसे आप किसी की मृत्यु हो जाती है, उठौने में जा रहे हो तो वहां पे भाषा बोलने का तरीका अलग होगा, और आप किसी की शादी में जा रहे हो वहां पे भाषा बोलने का तरीका अलग होगा। उठौने में भी आपका दोस्त मिलेगा, शादी में भी आपका दोस्त मिलेगा, दोनों जगह आपकी बात करने की जो परिस्थिति होगी वो क्या होगी, अलग होगी, बात करने का तरीका भी आपका क्या होगा, अलग होगा। तो ये तो कह रहा ना, बोलने के कौशल में महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, कहां पे कैसा वातावरण, वहां पे वैसी बात कहना, यही तो बोलना कौशल कहलाएगा दोस्तों। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, हिंदी कक्षा में प्राय, ये क्या पूछ रहा है भाई, हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदीतर भाषी
जो मतलब हिंदीतर भाषा बोलते हैं वो भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अधिकतर कठिनाइयों का सामना करते हैं। भाई क्यों कठिनाई आती है? जो प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। देखो कठिन भाषा तो नहीं है भाई, हिंदी बहुत सरल है। भाई हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे तो उसके अंदर रुचि उत्पन्न कर सकता है। वह मन लगाकर हिंदी को नहीं पढ़ते। देखो विषय के रूप में आपको कोई चीज़ मिल गई ना, उसको आप वैसे ही मन लगा करके पढ़ोगे, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदीतर बच्चे जो जहाँ की मातृभाषा हिंदी ना होकर और कोई दूसरी भाषा है, वो क्या करेंगे बच्चे कि आपको हिंदी उनको पढ़ाने की क्या दिक्कत होगी? उनकी ये दिक्कत है कि मातृभाषा अलग है, वो घर पे अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं और विद्यालय में आकर के उनको अलग सीखनी है। तो दोनों की संरचना में अंतर होने के कारण उनमें थोड़ी थोड़ी सी क्या आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो नहीं सीख सकते दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऐसी कोई कक्षा है जिसमें एक से अधिक संस्कृति वाले बच्चे पढ़ते हैं, बहु सांस्कृतिक कक्षाएं हैं, आप एक भाषा की शिक्षक हैं, आप सबसे अधिक महत्व इन चारों में से किसको देंगे भाई? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना? देखिए आप स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करोगे ये बात भी ठीक है, बच्चों को व्याकरण सिखाना अलग बात है, लेकिन आप बहुत सांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षण के रूप में आप एक भाषा शिक्षक को, है ना, वहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके के बच्चे बोलते हैं, तो आप क्या चाहोगे भाई? पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, ये ठीक है, ये आपका उद्देश्य, लेकिन सही उत्तर जो इसका दिख रहा है ना दोस्तों, वो ये दिख रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार अपने आपकी प्रेजेंटेशन बड़े तरीके से दे सके। यही तो चाहोगे। एक भाषा शिक्षक क्या चाहता है भाई? वह बालक अपनी भाषा में ज्यादा से ज्यादा बोले, इससे ज्यादा एक भाषा शिक्षक को और कोई अपेक्षाएं नहीं होती है दोस्तों। तो सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों, ये तीनों नहीं होंगे भाई, है ना। सही उत्तर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलताएं निर्भर करती है। सारे प्रश्न सीटेट के भाई। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषा के नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता बिल्कुल सामग्री चाहिए कि किस तरीके से आप सामग्री, है ना, अभ्यास माला जो बनाते हैं वो क्या है? उपचारात्मक शिक्षण की एक प्रकार की सामग्री है। भाषा के नियमों का ज्ञान पर, या समय अवधि पर, या समस्या के कारण का सही पता चलने पर। मैंने कहा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, आपका उपचार कितना सफल होगा ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने समस्या का पता कैसे लगाया है। जब समस्या का सही पता लग जाएगा तभी आप उसका उपचार सही कर पाओगे। उपचार की सफलता केवल और केवल इस चीज पर निर्भर करती है कि समस्या का पता किस तरीके से लगाएं। समस्या की पहचान यदि सही हो गई है, उपचार बिल्कुल सफल होगा। समस्या की पहचान सही नहीं हुई, उपचार कभी भी अच्छा नहीं होगा। सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों आपका डी होगा भाई। समस्या के कारण की सही पहचान पर निर्भर करता है। समस्या की पहचान, निदान यदि सही नहीं किया ना, कभी भी आपका उपचार भी सही नहीं होगा। ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है? अब इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा इसने भी। कौन सा नहीं है बताना है आपको कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या विराम चिन्हों को संबंध बताना। ये बात कर रहा भी प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल है। आप बालक को पहले ही सिखाओगे भाई आपको कहाँ किस जगह पे कैसे बोलना है। ये तो विभिन्न संदर्भ भाषा का प्रयोग करना सिखाओगे ना। जैसे बच्चों को पहले प्राइमरी कक्षा के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती थी या प्रशिक्षण दिया जाता था। कक्षा के अंदर जब भी आओ तो बोलो गुरुजी मैं अंदर आ जाऊँ या मैं कम इन सर बोलते थे। ये क्या है? भाषा का सही प्रयोग ही तो है। यस सर खड़े होकर के अटेंडेंस बोलना, ये कहाँ किस भाषा का कैसे प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल सिखाया जाता है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना बिल्कुल सही है। बच्चों को स्पष्ट बोलना सिखाया जाता है, बालों को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर बिल्कुल सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, इसको एक बार रुकिए। विराम चिन्हों का संबंध बताना, बिल्कुल कहाँ ठहरना है, कहाँ आपको चलना है, ये बिल्कुल बताया जाता है। ये बात कर रहा है भी कौन सा भाषा शिक्षण, भाषा का मतलब होता है बोलना सिखा रहे हो। भाषा शिक्षण मुख्य रूप से कौन सा भी बोलना और लिखना मूल भाषा होती है। ये कह रहा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थीकरण करना, क्रम से याद करना कोई जरूरी नहीं है आपको, कोई जरूरी नहीं है कंठस्थीकरण पर बल दिया जाए। पहचान हो जानी चाहिए, क का की क्यू कु कु, ऐसा आपको क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए ये क है, इसको का कहते हैं, इसको की कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ये पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, इसका क्रम का कंठस्थीकरण पर बल देना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर जो होगा ना आपका सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आपका? सी। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, भाषा के
भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था अभी 4 प्रकार के भाषा के कौशल होते हैं, आपको पता है। जैसे मैंने पहले बता रखा था भाई, सबसे पहला होता है भाई सुनना। सबसे पहला क्या होता है भाई? सुनना। उसके बाद में क्या सीखते हो आप? बोलना। बोलने के बाद क्या सीखते हो आप? पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या सीखते हो आप? लिखना। भाई 4 कौशल चलते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक तो होते हैं भाई आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्त वाले कौशल, और एक होते हैं आपके ग्राह्य कौशल। दोस्तों जिससे आप ग्रहण करते हो वो तो कहलाएगा आपका ग्राह्य कौशल, और जिससे आप प्रेजेंट देते हो, जिससे आप अभिव्यक्ति देते हो, वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका अभिव्यंजनात्मक कौशल। ये कह रहा है, आप देखिए सुनकर के आप ग्रहण करते हो या अभिव्यक्त करते हो? सुनकर के अपन ग्रहण करते हैं, तो ये सुनना जो है ना आपका क्या कहलाएगा? ग्राह्य कौशल कहलाएगा दोस्तों। अब आता है आपको बोलना। बोल करके आप ग्रहण करते हो या अभिव्यक्त करते हो? बोल करके तो अभिव्यक्त करते हैं। ये बोलना जो है ना आपका अभिव्यक्त कौशल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आपका अभिव्यक्त कौशल। फिर आप आता है पढ़ना। अरे पढ़ करके आप क्या करते हो? ग्रहण करते हो ना या अभिव्यक्त करते हो? अरे पढ़ कर तो अपन ग्रहण करते हैं, ये पढ़ना वापिस क्या कहलाएगा? आपका ग्राह्य कौशल कहलाएगा। लिखकर, बिल्कुल लिख करके अपन अभिव्यक्ति देते हैं, तो ये जो लिखना है ना वो वापिस क्या कहलाएगा? आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाएगा। तो ये 2 जो होते हैं, सुनना और पढ़ना, ग्राह्य कौशल होते हैं, और बोलना और लिखना कौन सा होता है? आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल लगते हैं। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेना, तो पहले नंबर का ये, दूसरे नंबर का ये, पहले नंबर का ये, दूसरे नंबर का है। प्रथम अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना, द्वितीय कौन सा होगा? लिखना। पहला ग्राह्य कौशल सुनना, दूसरा कौन सा होगा? पढ़ना। अरे सुनते पहले हो कि पढ़ते पहले हो? सुनते पहले बाद में पढ़ते हैं। ये क्या अभिव्यक्त? बोलते पहले हो या लिखते पहले? अरे पहले बोलते हैं फिर लिखते हैं। तो प्रथम द्वितीय भी आपको क्या रखना है? क्रम याद रखना है। तो ये पूछ रहा है भाई अपन को, ये पूछ रहा है अपन को कि भाई भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा? भाई सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखिए अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों, सुनना और पढ़ना। भाई सुनना और पढ़ना दोनों कौन से? ग्राह्य। सुन करके आप अभिव्यक्त करते हो, लेकिन पढ़ करके भी ग्रहण करते हैं। सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना या लिखना, ये दोनों तो नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ना ग्रहण करना है, लिखना अभिव्यक्त करना है। बोलना, लिखना, बोलना अभिव्यक्त करना है, लिखना ग्रहण करना, ये भी नहीं होगा। सुनना और बोलना, सुन करके ग्रहण करते हैं, बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, ये भी नहीं होता। सुनना और पढ़ना बिल्कुल सुन करके भी क्या करते हैं भाई? सुनना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। अरे सुनना और पढ़ना तो ग्राह्य कौशल होगा ना दोस्तों। सुन करके भी अपन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पढ़ करके भी अपन ग्रहण करते हैं। सुनना और बोलना, सुनते हैं ग्राह्य कौशल है, बोलना और लिखना, पढ़ना लिखना सही होगा दोस्तों? नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्या कह रहा है ये? देखिए बनाते हैं, 1 मिनट। ऐसे प्रश्न आए ना तब ऐसे सोचना है आपको, कौन कौन से होते हैं ग्राह्य कौशल। देखिए सबसे पहले सीखते हैं अपन सुनना, फिर पढ़ना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। अब ये किस रहा है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्त का मतलब जैसे अभी सुनना कौन सा है? ग्राह्य कौशल है। बोलना कौन सा हो जाएगा? आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। पढ़ना, लिखना क्या हो जाएगा आपका? तो बोलना और लिखना सही होगा। बोलना और लिखना कहाँ है भाई? ये दे रखा है, बोलना और लिखना, ये C नंबर वाला सही होगा दोस्तों। C नंबर वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाए। अरे दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है ना, बोलना और ऐसे बना लेना ना, 2 मिनट लग रहा है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? बोलना और लिखना। ये कौन से कौशल कहलाएंगे? आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाएंगे। C आपका इसमें सही आंसर होगा। कभी भी कंफ्यूजन आपको हल्का सा भी लग रहा हो ना, पहले ना उसकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करना दोस्तों। मैं हो गया तो क्या हो गया भाई ना, मैं भी आप ही की तरह तो हूँ। गलती की संभावना सबसे बनती है, इंसान गलती कोई भी कर सकता है, इसलिए गलती की संभावनाएं आपको नहीं छोड़नी है दोस्तों। उसके लिए कोई सा भी प्रश्न होना, आनंद फानंद में आंसर नहीं देना है। पाठ में दिए गए चित्र का उद्देश्य होता है, पाठ के अंदर जो आपको चित्र दिए जाते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है भाई? चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। देखो प्रचलन कुछ नहीं, आपकी मर्जी हो तो दो, आपकी मर्जी हो तो मत दो। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, केवल शोभा बढ़ाने के लिए फोटो थोड़ी छपते किताब के अंदर, कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा। चित्र में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, नहीं। आकर्षक बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? आकर्षक बनाने के लिए आप कुछ भी कर दोगे, कल डिजाइन दे दोगे, कुछ आकर्षक थोड़ी बनानी है क्या? आकर्षक बनाने के लिए नहीं दोस्तों। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, बिल्कुल ये आंसर इसका सही होगा। ऐसी कोई चीज है जो आप थ्योरी के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हो, वहां पे चित्र दे दिया जाता है कि आप चित्र देखो, देख करके समझ जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता प्रदान करता है। ए इसका क्या हो जाएगा भाई? एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, पठन क्या है? पढ़ते हो ना आप, वो क्या है ये पूछ रहा है। पठन क्या है भाई? पठन पढ़ करके अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, या शब्दों का सही पहचानना। देखो शब्दों की सही पहचानना पठन नहीं है दोस्तों। स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई करना भी केवल पठन नहीं है, लिखित सामग्री की पढ़ाई भी पढ़ाई नहीं है। पढ़ करके अर्थ समझना को पढ़ना कहते हैं। पठन क्या है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कहलाता है ना। बिल्कुल ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निसंकोच होकर के इसको सही कर देना, कोई चांसेस नहीं गलत होने के। बच्चे की भाषाई दक्षता, बच्चे की
बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। बच्चे की भाषाई क्षमता का यदि आपको आकलन करना है तो कौन सा तरीका इसमें से सही नहीं होगा भाई? बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करना, बच्चे का सामूहिक आकलन करना, बच्चे द्वारा स्वयं का आकलन करना, या पेपर पेंसिल का आकलन करना। ये बोले भाषाई क्षमता के आकलन, किसी बच्चे की भाषा की क्षमता कैसी है। कोई बच्चा भाषा में कौशल में कितना अच्छा बोल सकता है, कितनी अच्छी भाषा की प्रेजेंटेशन कर सकता है दोस्तों, उसका केवल और केवल निर्भर करता है बोलने पर। वो बोलने पर भाषा का कितना प्रभाव दे रहा है, उसी के आधार पर पता चलता है कि इसकी भाषा के अंदर क्षमता कितनी, भाषा उसकी क्षमता का लेवल क्या है। तो ये पूछ रहा है बच्चों का व्यक्तिगत आकलन करना बिल्कुल सही हो सकता है, बच्चे का सामूहिक आकलन करना बिल्कुल सही हो सकता है, बच्चे द्वारा स्वयं का आकलन भी किया जा सकता है। लेकिन पेपर पेंसिल का जो आकलन होता है ना दोस्तों, उसके द्वारा कभी भी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बालक की भाषाई क्षमता का आकलन कैसा है। पेपर पेंसिल नहीं, भाषाई क्षमता का यदि पता लगाना है ना तो आपको कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की क्रिएटिविटी करवानी पड़ेगी। सही आंसर जो होगा ना आपका डी हो जाएगा भाई, डी इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। लिखित भाषा में अक्षर जो है ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों को ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। ये जो बात लिखी हुई है कह रहा भाई निम्नलिखित भाषा में क्या अक्षर ध्वनियों के दृश्य के प्रतीक होते हैं। अक्षर जो होते हैं ना ध्वनियों के दर्शन, ध्वनियों का एक प्रतीक है अक्षर, ये होते हैं। सामान्यतः आकृतियों को ध्वनियों का संबंध सुस्थिर, सामान्यतः आकृतियों को ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। ये कह रहा है कि भाई अक्षर जो होती हैं एक ध्वनियों का प्रतीक होते हैं, और उस ध्वनियों को जो प्रतीक है ना वो अक्षर, उस ध्वनि का उस अक्षर के साथ में ना संबंध सार्वभौमिक होते हैं। मतलब लगभग सब जगह उस ध्वनि का अर्थ वही निकाला जाएगा जो इस जगह पर निकाला जा रहा है। ये पूछ रहा है, ये बात क्या 100% सही है या आंशिक रूप से सही है, या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णता सत्य है। देखो ये पूर्णता सत्य भी नहीं है, ये पूर्णता असत्य भी नहीं है, ये आंशिक रूप से असत्य भी नहीं है ना आंशिक रूप से सत्य है भाई। आंशिक रूप से सत्य का मतलब क्या होगा भाई, लगभग बिल्कुल सही ध्वनि का प्रतीक ही अक्षर, और लगभग सब स्थानों पर ना उस ध्वनि का अर्थ वही निकाला जाएगा। लगभग 100% वही नहीं निकाला जाएगा, लगभग उसका अर्थ क्या होता है भाई, सेम होता है। तो ये आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, पूर्णतः यह सत्य नहीं होगा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, भाषा की सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही कथन कौन सा भी? भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे एक आपको बहुभाषिता का सिद्धांत याद आ रहा होगा। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, जी बिल्कुल नहीं। भाषा अब कुछ हद तक नहीं करती, तो भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। भाषा विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि वायगोत्स्की ने एक बात कही थी, आपको पता हो तो, जब हम बहुभाषिकता का सिद्धांत पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, वायगोत्स्की ने एक बात कही थी कि विचारों के विकास में और भाषा के विकास में गहरा संबंध होता है। जिस व्यक्ति का विचारों का विकास अधिक होगा वैसे ही उसकी भाषा होगी, या जैसे उसकी भाषा का विकास होगा वैसे ही उसकी विचारों का विकास होगा। यह कथन किसके द्वारा? वायगोत्स्की के द्वारा दिया हुआ है। उसी के आधार पर ये पूछ रहा है भाषा के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल 100% पड़ता है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है केवल लिखित परीक्षा में, केवल मौखिक, लिखित मौखिक या दोनों में। दोस्तों भाषा बोली भी जाती है, भाषा लिखी भी जाती है, दोनों तरीके का टेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सोचने जैसी बात भी नहीं है। सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। लिखित मौखिक दोनों परीक्षा से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, पढ़ने में बाधा नहीं है, इसमें से कौन सी चीजें पढ़ने में बाधा देती हैं और कौन सी चीजें जो पढ़ने में बाधा नहीं देती है दोस्तों? तो ये पूछ रहा भाई, सारे नियम पहले से ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देते रहना, या लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है। देखो सारे नियम यदि आप पहले से बता डालोगे तो आगे बच्चों के पढ़ने में बाधा होगी, उसका मन लगे ना लगे। उच्चारण पर ही जोर देना, केवल उच्चारण पर ही जोर नहीं देना है ना, वर्ण पर भी जोर देना पड़ा, अर्थ पर भी जोर देना पड़ेगा, सटीकता पर ही जोर देना, बिल्कुल नहीं, व्यवहारिकता के ऊपर भी आपको जोर देना पड़ेगा। ये तीनों तो नहीं हो सकते दोस्तों। ये कह रहा है ये तीनों, ये लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, बाधा नहीं है। इन तीनों से तो बाधा होती है। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, जो चीज लिख रखी है उसका अर्थ ग्रहण करना, ये कैसे बाधा उत्पन्न करेगी? ये नहीं हो सकता भाई। डी इसका सही आंसर होगा। नहीं है पूछा ना, ये वाला नहीं है भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन संबंधी प्रयोग हुआ अधिकार
चूहे और बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमन पर, कुत्ते और सियार पर। यह आपको ही पता है कि भैया ना मानव और पशुओं के व्यवहार को जानने के लिए ना चिंपैंजी और वानरों के ऊपर प्रयोग किए गए थे, जो आपने मनोविज्ञान में पढ़े होंगे। या अपन जब भी मनोविज्ञान पढ़ेंगे ना, जब ये सिद्धांत आएगा तब इसके ऊपर अपन डिटेल से और चर्चा करेंगे। लेकिन हल्का सा आपको पता है ना, मानव के व्यवहार जानने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? चिंपैंजी का प्रयोग किया गया था। आपको पता भी होगा, एक प्रकार का बंदर था, वानर था, जिसको केले के बॉक्स रखे हुए थे, डंडी दे दी गई थी, बार बार वो बॉक्स लेता, डंडी से गिरा था। ये आपने सिद्धांत पढ़ा होगा। बिल्कुल वही बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भाषा में पशु और मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन संबंधी प्रयोग हुआ अधिकार है चिंपैंजी और वानरों पर हुआ था। ये देखिए प्रश्न, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो क्या वो भाषा सीख रहा है या भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, या तुरंत रोकने के लायक है? देखो गलती कर रहा है तो मत रोको, है ना। ठोकरे लगेगी तो कहते ना बादाम खाने से अक्ल नहीं, ठोकरे खाने से आती है ना, तो ठोकरे तो खाने दो, नहीं रोकना भाई। भाषा सीख ही नहीं रहा है, अरे बच्चा गलती कर रहा है तो सीख रहा है, गलती जो सीखते वही तो गलती करते हैं। भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, कैसे भ्रष्ट कर रहा है? आज अशुद्ध बोल रहा है, कल शुद्ध बोलेगा। भाषा सीख रहा है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बालक भाषा सीख रहा है। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषा को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो भाषा सीखने में बहुत अधिक बाधाएं। क्या बाधाएं? आप एक से अधिक भाषा सीखोगे तो क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है, ये तो नहीं होगा भाई बिल्कुल। भाषा को खतरे में डालती है, क्या खतरे में डाल रही है? आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीन ही सीखे ना, क्या अंग्रेजी सीखने से आपकी हिंदी कमजोर होगी या हिंदी सीखने की वजह से अंग्रेजी कमजोर होगी? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपके पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर निर्भर रहा होगा। जिसने जो भाषा अच्छी पढ़ाई होगी वो भाषा आप अच्छी सीखे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, कोई उत्पन्न नहीं करती है आपके ऊपर, क्योंकि है ना चोम्स्की ने कहा तो है ना, आप भाषा शिक्षण का यंत्र लेकर के बालक जो है ना जन्म लेता है, आप उसको कितनी भी भाषा सीखो वो बालक सीख लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल सही है ना। आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करोगे तो एक से अधिक भाषाएं भी सीखेंगे। डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होंगे भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक, दृष्टिबाधित जो बच्चे देख नहीं सकते, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। उन्हें विभिन्न भाषाएं गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। अरे जिन बच्चों को दिख ही नहीं रहा है उनके लिए आप कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का भी यदि निर्माण कर देते हो ना, क्या फर्क? कुछ नहीं होने वाला भाई, ये नहीं होगा। ये कह रहा है उन्हें विभिन्न भाषाओं की गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, ये भी नहीं होगा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। क्यों बैठाना चाहिए? कक्षा के अंदर अलग तो नहीं दोस्तों, है ना, ये तो उनके अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। जो बच्चे देख नहीं सकते ना वो बच्चे क्या करेंगे? सुन करके। हमारे उदयपुर के अंदर एक आश्रम में, वहाँ पे गया था दोस्तों मैं, है ना, इस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ बच्चों को ना, अंधे बच्चे ना, वो इतने शानदार क्रिकेट खेलते ना जो अपन देखने वाले लोग भी नहीं खेल सकते हैं। कीपिंग कर रहे हैं, रन भी दौड़ रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। खेल प्लास्टिक की बॉल से रहे हैं दोस्तों, नहीं दिखता है ना, केवल बॉल की आवाज़ महसूस करके बॉल को पकड़ रहे हैं, है ना, अंदाज से पाँव की आवाज़ सुन करके थ्रो फेंक रहे हैं। क्या गजब क्रिकेट खेल रहे थे ना, मन प्रसन्न हो गया उनको देख करके कि इतनी के लिए श्रवण कौशल के माध्यम से दिमाग को चला देते हैं। जो बच्चे देख पाते हैं वो अपने हाथ से कपड़े धोते हैं, छत पे जाकर के कपड़े सुखा देते हैं, कभी उनका पाँव नहीं चुकता है। कारण क्या है? उन्होंने इतना सामंजस्य स्थापित कर रखा है श्रवण कौशल के माध्यम से दोस्तों। तो है ना, उनके सामने अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक भाषा के द्वारा भी क्या करते हैं दोस्तों? सीखते। वो बच्चे ना चुनाव के, उस समय चुनाव का माहौल था, चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे, कौन जीतेगा कौन नहीं। मैंने इनको कैसे पता यार, पेपर नहीं पढ़ते, कैसे सुनते हैं? वो रोज लोग रेडियो के द्वारा समाचार सुनते हैं, अध्यापक जो उनको भाषण देते हैं वो उनको सुनते हैं और उसके द्वारा अपने विचार रखते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा था, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वगैरह वगैरह सब कुछ वो जानते हैं दोस्तों। तो जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आपको क्या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रयोग करना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यदि आपको भाषा सीखनी, इन चारों में से कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण होगी आपके लिए भाई? समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा के व्याकरणिक प्रश्न या भाषा की पाठ्य पुस्तक? ये कह रहा है भाषा, केवल आपको भाषा सीखने में कौन सा कारक सर्वाधिक, सबसे अधिक? तो केवल पाठ्य पुस्तक से भाषा नहीं सीख सकते दोस्तों। भाषा का व्याकरणिक प्रश्न है ना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण अलग चीज है। पहले भाषा समग्र सीखेंगे फिर अंश सीखेंगे। भाषा का व्याकरणिक नियम, ये भी नहीं होता। समृद्धि भाषिक वातावरण, बिल्कुल आप वही भाषा सीख सकते हो जहाँ पे उस भाषा का अधिक से अधिक वातावरण वैसा का वैसा हो। जहाँ पे लोग अधिकांश हिंदी बोल रहे हैं आप हिंदी अच्छी सीख जाओगे, जहाँ लोग अंग्रेजी अधिक बोल रहे हैं वहाँ अंग्रेजी अधिक सीख जाओगे। तो समृद्धि भाषिक वातावरण है ना, उसमें उच्च स्तर का वातावरण होना चाहिए उस भाषा का। वहाँ पे आपके भाषा सीखने का जो सबसे अधिक कारक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों ने मौखिक अभिव्यक्ति का, बच्चों में
मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है? बालकों में यदि आपको मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा? इसने सबसे अच्छा नहीं, सबसे कम पूछा है दोस्तों। बातचीत करना, अपना अनुभव वर्णन, व्याकरण आधारित रचना का प्रयास या संवाद करना। बात कराएं मौखिक अभिव्यक्ति की, अरे यदि संवाद करेगा तो मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, बिल्कुल जायज सी बात है, ये तो नहीं हो सकता भाई। ये कह रहा व्याकरण आधारित रचना का अभ्यास, इसके ऊपर टिक करते। अपना अनुभव वर्णन, अरे अपने अनुभव के बारे में बताएगा तो बिल्कुल मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, ये कम कैसे हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा होगा। बातचीत करना, बातचीत करने से मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है दोस्तों। सबसे कम जो है ना ये व्याकरणिक आधारित रचना का अभ्यास करना, व्याकरण के आधार पर रचना की अगर प्रैक्टिस कर रहा है ना तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास इतना अच्छा नहीं होगा जितना इन तीनों से होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा भाई, आपके सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? ये पूछा है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा की यदि आप परीक्षाएं ले रहे हो तो सबसे अधिक आप किसे महत्व देंगे दोस्तों? तो ये ऑप्शन क्या देख रहा है, देखिए कि व्याकरण के नियम, सीखने की क्षमता का आंकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। ये कह रहा है सबसे ज्यादा बल किसे देंगे? व्याकरण के नियमों को, सीखने की क्षमता के आंकलन को, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। मूल्यांकन किसके करो? भाषा का करो। निबंध लिखने की योग्यता इतना जरूरी नहीं है, काव्य सौंदर्य भी इतना जरूरी नहीं, व्याकरण के नियम भी इतना जरूरी नहीं है। जरूरी जो है वो क्या? सीखने की क्षमता का आंकलन। ये सारी चीजें इसके अंदर, बालक कितनी गति से, कितनी क्षमता से इस भाषा को सीख रहा है, इस चीज का आप ध्यान लगो कि भाषा में भाषा का इंप्रूव कितना हो रहा है, भाषा का जो लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, उसकी क्षमता का आकलन करोगे यदि आप हिंदी भाषा के अध्यापक और मूल्यांकन ले रहे हो तो। बी इसका सर्वाधिक जोर दो, इस पे भी दोगे, इन तीनों में भी दोगे, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा जोर किस पे दोगे? तो सबसे ज्यादा अधिक यदि महत्व किस पे दोगे तो वो आप इस पे दोगे, सीखने की क्षमता का आकलन करना दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचना को स्थान दिया जाना चाहिए? छोटी कक्षाओं में यदि आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हो, छोटे बच्चों के लिए यदि पाठ्य पुस्तक बना रहे हो तो आपको किस टाइप के पाठ्य पुस्तक का मुख्य रूप से स्थान उन पाठ्य पुस्तकों में देना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर क्या केवल कहानी कविताएं देनी चाहिए, या विदेशी साहित्य रचनाएं, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों की परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो? भी केवल मूल्यों पर आधारित हो ऐसी पुस्तक का भी क्या करोगे? विदेशी साहित्यिक रचनाएं है ना, छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर पर पहले अपने स्थानीय की पढ़ेंगे, फिर विदेशी बाद में पढ़ेंगे ना, है ना, डायरेक्टली बाद में बाहर वालों को पढ़ने के लिए थोड़ी चले जाएंगे, है ना, तो ये नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। केवल कहानी और कविताएं, केवल कहानी और कविताएं नहीं होनी चाहिए। देखो पुस्तक में क्या होनी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो, जहाँ उनके वातावरण के, जहाँ उनके आसपास से जुड़ी हुई हो, वैसी होनी चाहिए, और जिनमें भाषाओं की अलग अलग छटाएं हों, अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार की भाषाओं की विविध सामग्री दी हो, ऐसी सामग्री का आपको प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। सी जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षा में जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? मुझे एक बात बताओ, किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, आप यदि एक से अधिक भाषाएं सीख रहे हो, आपको हिंदी आती है, अब अंग्रेजी सीख रहे हो, तो कौन सी अंग्रेजी सीखने से आपकी हिंदी वीक हो जाएगी? कोई बाधा नहीं दोस्ती, ये नहीं हो सकता है। कक्षा में जटिलताओं को बढ़ाता है, क्या जटिलताओं को बढ़ाता है भाई? है ना, आप एक से अधिक भाषाओं को सीखो, संस्कृत अपनी सब्जेक्ट है, हिंदी अपनी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी अपनी सब्जेक्ट है, उर्दू अपनी सब्जेक्ट है, तो अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, अलग अलग तरीका होगा, कोई जटिलताएं नहीं आती, ये नहीं हो सकता भाई। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, क्या समस्या? उर्दू पढ़ाने वाला टीचर अलग है, हिंदी पढ़ाने वाला अलग है, संस्कृत पढ़ाने वाला अलग है, जिसकी अपनी विषय अपन वो पढ़ा करके आ जाए, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ना आपका ए, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। आपका ज्ञानात्मक पक्ष बढ़ेगा, जितनी लैंग्वेज आएगी उतनी आपके पास में क्या होगा? अधिक ज्ञान होगा दोस्तों। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय? जो पुस्तक बना रहा है ना उसको कैसा, वो क्या चाहता है कि इस पुस्तक के माध्यम से बच्चे और अध्यापकों के बीच में कैसा संबंध हो? भाई मित्रवत संबंध हो, शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार हो, अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए, उपयुक्त सभी। दोस्तों अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए ये बात अलग है, ये एक व्यवहारिक नियम है दोस्तों, ये नहीं होगा। शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार हो, ये तो वैसे ही टीचर हैं, लोग गुरु की उपासना, उसको उपाधि वैसे ही देते, गुरु का सम्मान वैसे भी करते हैं। आपको पता है विद्यालय में कोई ऐसा अध्यापक था जिसको पढ़ाना नहीं भी आता होगा ना, फिर भी अपन पाँव छूते थे क्योंकि वो अपने
अपने गुरु के रूप में था। तो श्रद्धापूर्ण व्यवहार तो वैसे होता है, ये चाहता है मित्रवत संबंध हो। कैसे संबंध हो जाने चाहिए दोस्तों? मित्रवत संबंध होने चाहिए। तो लेखक यही अपेक्षाएं करता है कि एक अध्यापक और एक बच्चे के बीच में कैसे संबंध हो जाना चाहिए दोस्तों? मित्रवत संबंध। ए जो इसका होगा वो क्या आंसर हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, मित्रवत संबंध होने चाहिए। प्रत्येक छात्र छात्राओं की भावना की कदर होती है उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, ये जानने की वह क्या जानते हैं, या उनका सम्मान करने से। एक छात्र छात्राओं की भावनाओं की कदर कब होती है ना? जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनने से। बिल्कुल आप ध्यान से सुनो, बच्चों को अच्छा लगेगा। भावनाओं की कदर, बच्चा जो कह रहा है उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यह जानने से कि वह क्या जानते हैं। बिल्कुल पूर्व ज्ञान का यदि आप पता करोगे तो बालक के अंदर भावना, उनके सम्मान करने से। बिल्कुल बालक को ना आप कह के बोलिए, रेस्पेक्ट करके बोलिए, आपका गुण है। बालक की भावनाओं के लिए उपयुक्त सभी जो है ना, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों की तीनों बातें जो है ना दोस्तों क्या है? 100% सही है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे शब्द लग रहा है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का सौम्य स्वभाव होना, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चे के मित्रवत संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता। ये संवेदनशीलता अपने जगह पे सही है, विद्वता भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन शिक्षक का सौम्य स्वभाव भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन जब तक शिक्षक और बच्चे के मध्य एक मित्रवत संबंध नहीं होंगे, व्यवहारिक मित्रता जैसे संबंध नहीं होंगे, तब दोनों एक दूसरे से आपस में खुले हुए नहीं होंगे ना दोस्तों, तब तक वो उनके बीच की जो ज्ञान की वृद्धि है वो अच्छी नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो कैसा होना चाहिए संबंध? शिक्षक और बच्चों के बीच में मित्रवत संबंध, क्योंकि आप भी अपने दोस्तों के साथ में खुल करके बात करते हो दोस्तों, और किसी के सामने अपनी भावनाएं खुल करके स्पष्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्यों? उनको किसी न किसी के लिए साथ में कोई न कोई एक दोस्त जो होगा ना, वो कैसा होता है? खास होता है, उसी को आप अपनी बात कहते हो। तो अध्यापक और शिक्षक के बीच में भी क्या होना चाहिए संबंध? मित्रवत्ता, के बच्चे खुल करके अपनी भावनाओं को प्रेजेंट कर सके। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं रखते। इन दोनों में से एक आंसर होगा। बोलचाल की भाषा का प्रयोग, बोलचाल की भाषा का मतलब व्यवहारिक भाषा का प्रयोग तो बालक परिवार से सीखता है। बालक बोलना सीख जाता है ना, उसके बाद विद्यालय आता है, क्योंकि बालक को विद्यालय में 6 वर्ष की उम्र के बाद में भेजते हैं। 6 वर्ष की उम्र के बाद में भेजने के पीछे कारण क्या है? 6 वर्ष तक बालक सारे व्यवहारिक शब्द बोलना सीख जाता है, जो समाज में उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही कंपल्सरी है, जिसके बगैर समाज के अंदर उनका अनुसरण या समाज के अंदर अपना चलन नहीं हो सकता दोस्तों। तो सही उत्तर जो होगा ना, वो समाज परिवार से प्राप्त करता है। बिल्कुल, बोलचाल की भाषा का संबंध किससे प्राप्त करता है? समाज और परिवार से। ए इसका 100% आपका सही आंसर हो जाएगा भी। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक, आप यदि एक भाषा के एक शिक्षक है तो क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे, या बच्चे को अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे? देखो, पाठ्य पुस्तक पर भाषा शिक्षण का टीचर इतना महत्व बल नहीं देता। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे ये जरूरी नहीं, केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछ सकते। ड्राइंग बनाएंगे नहीं। अब बच्चे को अपने अनुभव विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे कि आप अपने विचार रखो, क्योंकि बालक यदि अपने अनुभव और विचार प्रस्तुत करेंगे तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेंगे, और भाषा का प्रयोग जितना करेंगे उतनी उस भाषा में उनके अंदर क्या आएगा भाई? निखार आएगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल 100% डी इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बच्चे को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? इसने पूछा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। ये प्रश्न अपन ने पहले मैंने जब लिया था तब मैंने आपको ये डी वाला सही करवाया था, क्योंकि उसमें प्रश्न की लैंग्वेज हल्की सी चेंजेस थी कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कैसे होने चाहिए, दोनों में अंतर है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो और पाठ्य पुस्तक में कैसे होने चाहिए मतलब अपनी कल्पना के आधार पर बताओ। कैसे हो मतलब एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। तो जब यहाँ पे आएंगे कैसे होने चाहिए तब तो सही उत्तर कर देना अनुमान और कल्पना पर आधारित होने चाहिए। लेकिन प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो, ऐसे होने चाहिए जिसके उत्तर क्या हो दोस्तों? निश्चित हो, बिल्कुल पिंक पॉइंटेड आंसर हो। क्योंकि यदि अलग अलग उत्तर देंगे बच्चों के अंदर भ्रम फैलेगा, बच्चे सही उत्तर की पहचान नहीं कर पाएंगे। अभ्यास कैसे देना चाहिए जिसका उत्तर फिक्स हो, इसका उत्तर यही होगा, सारे बच्चे यही लिखेंगे, ये वाला सही होगा, ये तीनों नहीं होंगे। क्योंकि प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आता है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, तो जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। अपन के हिसाब से तो ऐसे होने चाहिए जिसमें अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बालक अनुमान भी लगा सकते हैं, हल्की फुल्की कल्पना करके भी उत्तर दे सकते, ऐसे अभ्यास भी होने चाहिए। लेकिन सही उत्तर जो होगा ना ज्यादा प्रभावित, जिसके उत्तर निश्चित भाई उत्तर क्या होना चाहिए आपको फिक्स होना चाहिए। हर परीक्षा का एक नियम है, उत्तर फिक्स होगा। रीट की परीक्षा भी होगा, उत्तर क्या होगा? फिक्स होगा। जिसका उत्तर फिक्स नहीं, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण के नियम है फलांकन करना, समांकन करना। फलांकन जो वाला जो सोफान है ना उसके अंदर या समांकन के अंदर क्या किया जाता है? उत्तर तो निश्चित किया जाता है ना, सही उत्तर क्या होगा? तो जो ना जिनके उत्तर क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए भाई। ये देखिए, बच्चे विद्यालय में आने से पहले
बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में परंपरागत होते हैं। दोस्तों नहीं होते, परंपरागत कैसे हो जाते हैं? पर पारंगत हो जाए, परंपरागत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो शब्द आएगा ना, क्या आएगा आपका? पारंगत होते हैं, पारंगत होते हैं। फिर अरे वर्णमाला जानते हैं, कैसे जानेंगे? विद्यालय तो अभी आए। अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, कैसे जानते हैं? भाषा नहीं जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा नहीं जानते, वो केवल बोलचाल के व्यवहारिक शब्द जानते हैं। भाषा तब उनको सीखनी है जो विद्यालय में आकर के बालक अधिगम करेगा। हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, अंग्रेजी सीखे, वो केवल बोलना जानता है, भाषा नहीं जानता, बोलना जानता है, भाषा नहीं जानते दोस्तों। भाषा अधिगम अभी उसको विद्यालय में करना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी। ये देखिए, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हुई हो तो, यदि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है बालक का जो रेगुलर लाइफ है, उसके दैनिक जीवन की जो जुड़ी हुई जरूरत है उनसे जुड़ी हुई यदि है, तो बालक कैसे सीखेगा? भाषा सीखना उसके लिए सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन होता है, या भाषा के विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है? तो विशुद्ध मनोरंजन कैसे करेगा? भाषा मनोरंजन नहीं करेगा दोस्तों। सीखना कठिन भी नहीं होगा, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होगी तो निरर्थक भी नहीं होता दोस्तों। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जरूरतों से यदि आप उसके रिलेटेड भाषा सीखोगे ना, तो भाषा सीखना आपका सार्थक हो जाएगा दोस्तों। ए इसका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन से जरूरतों से जुड़ी हुई होती है, तो उसका भाषा सीखना भी कैसा होता है भाई? सार्थक होता है, अनिर्थक नहीं हो सकता। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण की सामग्री है, एक समस्या है, बच्चों के द्वारा एक से अधिक भाषाओं प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ, भाषा शिक्षण के अंदर बहुभाषा, एक से अधिक भाषा सिखाना, ये किसकी ओर संकेत करता है भाई? एक से अधिक भाषा सिखाने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाएं शिक्षण सामग्री, एक समस्या है, बच्चों के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है, एक समस्या भी नहीं, इन दोनों में से एक सही होगा। एक से अधिक भाषाओं की शिक्षण सामग्री या एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। सिखाने की ओर है ना दोस्तों, सिखाने की ओर तो संकेत करता है कि एक से अधिक भाषा सिखाना चाहिए, नहीं, ये कहना चाहिए भाषा शिक्षण के अंदर एक बहुभाषिक, एक भाषा के अंदर अलग अलग प्रकार के भाषा के शब्द डाले हुए हैं, तो किसकी ओर संकेत करा? एक से अधिक भाषाओं की शिक्षण सामग्री पर। बालक के पास में एक से अधिक भाषाओं की शिक्षण की क्या हो जाए भाई? सामग्री हो जाए, इसकी ओर भाषा शिक्षण के अंदर बहुभाषिक संदर्भ डाला जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, ये ए सी डी नहीं होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? इसने नहीं है पूछा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों का उत्तर लिखना, अधूरी कहानी, ये बोला सृजनात्मक, सृजन करना दोस्तों। अधूरी कहानी अगर पूरी कर रहा है दोस्तों, सृजन कर रहा है बालक, कुछ नया कर रहा है। प्रश्नों का उत्तर लिखना जायज सी बात है, कोई नया नहीं कर रहा है भाई। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, चित्र को देख करके बालक मौखिक या उसके ऊपर लिखित वर्णन कर रहा है कि इसके अंदर क्या, बिल्कुल सृजन कर रहा है। कविता पूरी कर रहा है, आधी लिखी हुई कविता को पूरी कर रहा है, बिल्कुल इसके अंदर भी कर रहा है। प्रश्नों को लिखना ये नहीं है दोस्तों, इसी वाला इसका उत्तर नहीं। सृजनात्मक के विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई सृजन नहीं। इन तीनों कामों में क्या हो रहा है? सृजन हो रहा है, सी में कोई सृजन नहीं हो रहा है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है दोस्तों? तो पहले बच्चों के लिए, पहले जब बच्चा ध्वनियों को सुनता है ना, जैसे जो बच्चा भी जन्म लिया है, 1 से 6 महीने के, 1 से साल तक का बच्चा जो हो रहा है वो क्या करता है? ध्वनियों को सुन रहा है ना, उसके लिए ध्वनियां निरर्थक होती है दोस्तों, कोई सार्थक नहीं होती है, मूर्त अमूर्त कुछ नहीं होती दोस्तों, निरर्थक होती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इस ध्वनि का क्या अर्थ है। तो ये इसका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां जो कैसी होती है? निरर्थक होती है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को कठोरता से देखना चाहिए। यानी बालक जो घर पे भाषा बोल रहा है और एक जो विद्यालय में भाषा सिखा रहे हो, उसके संबंध को आपको कैसे देखना चाहिए? कठोरता से देखना चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए, उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए? देखो, समाप्त भी नहीं करना चाहिए, अपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, तो कठोरता भी नहीं देखना चाहिए। देखो, उनकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए। कैसा के आप जो विद्यालय में भाषा सिखा रहे हो और घर पे जो भाषा, इसमें विविधता क्या 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 अंतर है और लचीलापन क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको संबंध स्थापित करने हैं कि कितने लेवल तक कौन सी भाषा का प्रयोग करवाना है, कहाँ हद तक वो घर की भाषा विद्यालय में प्रयोग कर रहे हैं, तो सही है या गलत है, किसके आधार पर देखो कि उनकी विविधता और लचीलापन के साथ आपको देखना चाहिए। सी जो होगा दोस्तों, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई? सी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा अपने आप में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध क्रियाकलापों में है, एक नियमबद्ध क्रियाकलापों में हो। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है,
चुनौती हो? नहीं है भाई। एक विषय मात्र, खाली विषय थोड़ी है क्या, संप्रेषण का एकमात्र साधन है? नहीं है ना। एक नियमबद्ध प्रक्रिया में हो, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध प्रक्रिया में हो। भाषा क्या हो, एक नियमबद्ध प्रक्रिया में होनी चाहिए कि कहाँ कैसे किस तरीके से बोलना है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, सब कुछ नियम होना चाहिए। तो ये पूरी लाइन पूरी करनी है ना आपको। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है? नहीं है। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है? नहीं है। भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है? नहीं है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध प्रक्रिया, नियमबद्ध क्रियाकलापों में हो। बिल्कुल सही है। सही उत्तर जो क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा दोस्तों। भाषा का प्रयोग, देखो ऐसे जो प्रश्न है ना आदत छूटती हुई, उनको ऑप्शन के साथ में जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है। केवल मुद्रित सामग्री में नहीं होता, केवल पाठ्य पुस्तक में भी नहीं होता, केवल परीक्षा में भी नहीं होता। जीवन के विभिन्न संदर्भों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग संदर्भों में क्या होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है। ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा आपके परिवेश में चारों ओर बिखरी हुई है, ये इसमें से किस पर लागू नहीं होता। देखिए अखबार आपको चारों ओर मिल जाते हैं, विज्ञान आपको चारों ओर मिल जाएगी, साइन बोर्ड भी मिल जाएगा दोस्तों। यदि इसमें से नहीं मिलेगा ना, साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है, निशान संकेत चिन्ह वाला बोर्ड, ये तीनों आपको कहेंगे। लेकिन भाषा प्रयोगशाला है ना, सब जगह नहीं मिलती दोस्तों, ये केवल विद्यालय में। ये बिखरी हुई सामग्री नहीं है, संक्षिप्तीकरण एक फिक्स जगह पर बैठी हुई सामग्री है। इन तीनों के पीछे ये बिखरी हुई सामग्री का शब्द सही सूट होता है, इसके साथ में नहीं होता है। ये भाषा प्रयोगशाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए पढ़ने का प्रारंभ, ये क्या पूछ रहा भाई, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। देखो ना वर्णमाला से होना चाहिए, ना कहानियों से होना चाहिए, ना कविताओं से होना चाहिए। पढ़ाना वो है जो अर्थपूर्ण हो। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है ना, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, जिसके पढ़ने से बालक कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण करता है। डी इसका क्या हो जाएगा, 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है। आज के पेपर में बहुत सारे ईजी प्रश्न भी थे, इसके पीछे कारण यही था दोस्तों कि ईजी प्रश्न लाने के पीछे कि हाँ, जो पेपर में आए हैं ना इस टाइप के प्रश्न, आपको लेवल तो पता चलेगी किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े लेवल के प्रश्न पूछे जाओ और छोटे छोटे प्रश्न आपको समझ में भी नहीं आए। तो अपना लेवल देखना है, प्रश्नों का लेवल नहीं देखना है भाई। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, भाषा के लिए कौन सा सही कथन सही है भाई। इसमें देखिए, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, बिल्कुल नहीं होती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बिल्कुल है। भाषा केवल व्याकरण का अनुसरण करती है, नहीं करती है। भाषा और बोली कभी भी कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल होता है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, नहीं होती, मौखिक भी होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कैसी भाषाएं बालकों को सिखानी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल पूर्ण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक मौलिकता को प्रेषित करना, बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। केवल चित्रांकन क्षमता का विकास भी नहीं करना चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का भी विकास नहीं करना चाहिए, कविता और कहानी के द्वारा केवल कौशलों का विकास नहीं करना चाहिए। बच्चों की रचनात्मक मौलिकता को प्रेषित करना, बालक किस किस प्रकार की रचना करता है उसको प्रेषित करना, प्रेजेंट करना, बालक की मौलिकता को प्रेजेंट करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए, इन चीजों को प्राथमिकता होनी चाहिए। एक तो बालक क्या क्या रचना कर सकता है, रचना रूपी सामग्री उनको देना। दूसरा, बालक की मौलिकताएं क्या है, मौलिक शब्दों का वो क्या प्रयोग करा है, मौलिक भाषा के बारे में क्या जाना, मौलिक मतलब जरूरी है ना, बारीक बारीक चीजों के बारे में। तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या तात्पर्य है भाई। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। देखो वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना भी ना, प्राथमिक स्तर पर बालकों को वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट नहीं किया, बालकों को केवल भाषा सिखाई जाती है। भाषा को व्याकरण सिखाना, अरे व्याकरण प्राथमिक के बाद में प्रारंभ होता है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, जब हिंदी का ज्ञान होगा तो वो उच्च स्तरीय का साहित्य पढ़ेगा। डी इसका सही आंसर होगा। भाषा का प्रयोग सिखाना कि आपको किस जगह पे किस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए, भाषा का शब्द क्या होता है, इसका प्रयोग करना दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आज अपनी क्लास होती है भाई पूरी, और 900 प्रश्नों का आपने सफर कर दिया है भाई पूरा। 900 प्रश्न आज अपन के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों आज अपने। तो दोस्तों 900 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे रफ्तार अपन चलते रहेंगे, जल्दी हो जाएंगे। 2100 प्रश्न में कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 दिन का मैटर और बचा है, 20 दिन के अंदर आपके 2100 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद अपन साइकोलॉजी लगने वाले दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए आपके साथ में ना, मैं बना हुआ हूँ ना। हाँ आज मैंने थोड़ी बोलने की आवाज़ जोर से बोलता हूँ, थोड़ी धीरे कर दी, क्योंकि मैं अब गला खराब नहीं करना चाहता ना, स्पष्ट चीज़ आपको पढ़ानी, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लासें लेनी है भाई। ऑफलाइन जो चल रही है, वो जो कोर्स ले रखे हो तो पूरे करवाने ही पड़ेंगे, नए नहीं ले रहे हैं भले, और उसके बाद भी मुझे 3 से 4 घंटा अब आपके यूट्यूब चैनल पर भी देने हैं, नई नई क्लासें देनी है। मैं अपना गला खराब नहीं करना चाहता, थोड़ी मेरी आवाज़ में उसी लेवल से बोलूँगा, लेकिन हाँ मेरे अंदर एनर्जी और
रफ्तार की कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ी मुझे स्पीड से भी चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है दोस्तों। तो ये दोस्तों अपन तैयारी करें ना दोस्तों, मुझे पका नाम है, आप मेरे साथ में जुड़े रहना। इस अप्रैल के अंदर ये 50 नंबर मैं आपकी जेब में रख दूंगा दोस्तों, कोई नहीं हिला सकता। आप जब चाहो जैसे चाहो इस 50 नंबर का आराम से यूज करो, कोई नहीं ले सकता दोस्तों, प्रश्न कहीं नहीं हिलने वाले हैं। बस आप ऐसे ही मेरे साथ में बने हुए रहिए, बिल्कुल धमाकेदार मन लगा करके अपन तैयारी करने वाले हैं। मैं ऐसी ऐसी चीजें लाना रहा जीवन भर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं रखना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते डरते हैं कि हम अपना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे तो फिर ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे, अपनी वैल्यू क्या रह जाएंगी। अरे इंसान क्रिएटिव होता है, इंसान सृजनात्मक होता है दोस्तों। मैं जो आपकी यहाँ क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसी क्लास को यदि मैं कल पढ़ाऊंगा ना तो 2 चीजें और इसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपने आप को सृजन करते रहो ना तो नई चीजें आएंगी। और ये ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई अपन ने कहीं से खरीदी है या अपन की बनाई हुई चीजें मार्केट में है, पहले लोग जो लिख करके गए वही चीज अपन पढ़ा रहे हैं, अपनी तो है नहीं है। जो अपनी नहीं है वो सार्वजनिक है, और सार्वजनिक संपत्ति सबका अधिकार है, कोई इसको ले सकता है। बस हमने तो बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके आपके पास में पहुंचाया। तो ये कोई मेरी सामग्री नहीं है, ये कोई मेरा अनुभव नहीं है कि मैंने लिखा और मैंने ग्रहण किया, नहीं है दोस्तों। ये किसी अपने पूर्वजों की, अपने जो पूर्वज थे उनकी लिखी हुई चीजें हैं जो शिक्षा के अंदर काम आती है, और वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई डरने की बात नहीं, मेरे पास में जितना है ना मैं सारा का सारा यूट्यूब के ऊपर दूंगा, वो भी ऑफलाइन और बिल्कुल फ्री। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, अरे सर आप मुझे पीडीएफ दे दो, आपका चार्ज होगा जो ले लेंगे, आपके पर्सनल क्लास में तो मुझे, अरे मुझे चार्ज नहीं चाहिए दोस्तों। आप तो बस यूट्यूब से चैनल से जुड़े हुए रहो, मेरे पास में जितना मैं जानता हूं इस टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के बारे में सारा का सारा मैं उसके ऊपर डाल दूंगा। पहला टारगेट मेरा टीचिंग मेथड्स रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 50 नंबर का है दोस्तों, है ना। 10 नंबर में आपके साइकोलॉजी में भी कम कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट वाली यूनिट की मैंने बात कर दी। लास्ट वाली यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा एनसीएफ, आरटी एंड उपचारात्मक शिक्षण एंड अनुसंधान, ये चारों चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 10 नंबर में वहां से भी लूंगा। 60 नंबर का टारगेट में वैसे भी आपका क्लियर करवाने वाला दोस्तों। साइकोलॉजी 20 नंबर की वो अपन बाद में देखेंगे, जब अपना ये अप्रैल जो चलेगा वो पूरा का पूरा क्या चलेगा, ओनली फॉर टीचिंग मेथड्स दोस्तों। तो साथ बने रहिए, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जिसको जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट कराता भी नहीं हूं, तो कोई फालतू बात नहीं करना चाहता। मिलते हैं अगली बार 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक मेरे साथ में बने रहिए। आपकी रेगुलर क्लासेस बहुत जल्द आने वाली है, अपने टेलीग्राम पे से जुड़े हुए रहिए, आपको पेपर पर डे का शेड्यूल मिल जाएगा, कितनी बजे कौन सी क्लास आ रही है, आपको किस तरीके से देखना है दोस्तों। मंगलमय कामनाएं, आप ऐसी तैयारी करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे।